अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं सुपर कॉप को, लेकिन लोग कम विश्वास करते हैं कि आम जिंदगी में पुलिस फोर्स में कोई सुपर कॉप होते हैं। लेकिन कम ही लोगों को पता होता है कि ये सुपर कॉप जो होते हैं वो किसी न किसी की कहानी से ही प्रेरित होकर फिल्मों में दर्शाए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही सुपर कॉप से मिलवाने वाले हैं, बहुत सारी बातें उनसे हम करने वाले हैं, राजेश पांडे जी से। धन्यवाद। राजेश पांडे जी, आईजी तक का सफ़र आपने पुलिस विभाग में तय किया, उसके बाद से आप दूसरा दायित्व निभा रहे हैं। इस दौरान आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आपके सामने आए और आपने उनको जो है वो, यहाँ तक कि जो एसटीएफ है आज जिसके सहारे हम लोग बैठे हुए हैं, वो उसका गठन ही आपके ही समय में एक चैलेंज को लेके हुआ था जी। ये हम सारी बातें करेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि ये जो पूरी नौकरी रही, इसको आज आप यादों में किस तरीके से जीते हैं? देखिए, नौकरी की जो यादें हैं, या यूँ कह लें कि चैलेंजेस है, या यूँ कह लें कि वो हमको उस नौकरी ने कहाँ तक पहुँचाया, तो एक शब्द में मैं ये कहूँ कि इसी नौकरी की बदौलत जो कुछ भी आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपर कॉप और ये सब इसी नौकरी की बदौलत है। लोग पुलिस को ख़राब कहते हैं, पुलिस के बारे में सामान्य अवधारणा बहुत अच्छी नहीं है, तमाम उपाधियों से पुलिस को नवाजा जाता है, बहुत छोटे स्तर के लोगों से लेकर बड़े स्तर तक। लेकिन ये भी सच है कि पुलिस अगर न हो या पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन न करे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। जब मैंने एमएससी के बाद, मैंने एमएससी बॉटनी में किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद कंपटीशन देना शुरू किया, तो आज की तारीख में किस सर्विस में आप जाएंगे ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, इट इज़ अ मैटर ऑफ लक। मैं पीपीएस में हुआ 86 में, 5 नंबर ज़्यादा होते तो मैं एसडीएम होता, और 5 नंबर या 10 नंबर कम होते तो मैं आरटीओ होता। तो एक बार आ गया, आने के बाद थोड़ा हमारे मन में भी पुलिस के प्रति कोई बहुत अच्छी भावना नहीं थी। एज ए स्टूडेंट विश्वविद्यालय में अपने पढ़ाई लिखाई के दरमियान लोगों से बातचीत करने में, जो समाज से हम भी आए हैं, तो समाज में जो अवधारणा पुलिस के बारे में थी वही मेरी भी थी। तो मैंने ये तय किया कि अब जब हमें इसी में रहना है, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम अब इसी में रहेंगे। तो शुरुआती साल भर, 1.5 साल मैंने विभाग के बारे में, लोगों की धारणा को, विभाग में स्कोप काम करने के कितने हैं, और विभाग में जो लोग जिन्होंने बहुत नाम कमाया है अपने काम से, उनके बारे में। आप जानते हैं उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ज्ञान का और कोई साधन नहीं था। अखबारों में जो लोकल कॉलम्स निकलते हैं उन्हीं में कुछ एक पुलिस अधिकारियों का जिक्र होता था। तो मैंने सोचा कि अब पहले मैंने इसको रिसर्च किया, खूब वेल रिसर्च की, हमारी पावर्स क्या क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन हम किन किन अपराधों का करेंगे, सुपरविज़न में हमें क्या देखना चाहिए। हमारे जो वहाँ सीनियर मुंशी थे, दीवान थे, जो कांस्टेबल क्लर्क जिन्हें आप कहते हैं वो थे, उनसे पूछने में मैंने कभी कोई गुरेज नहीं किया। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये हो रहा है, कौन सी इसमें सेक्शन ये लगाई गई है, कौन सी सेक्शन लगेगी। लेकिन तभी एक वाक़या हुआ। मेरी पहली पोस्टिंग सोनभद्र में थी, और सर्विस में आने के बाद मेरी शादी हुई थी। मैं दुद्धी, मुझे एक सर्किल मिली, बिल्कुल रिमोट की सर्किल है, नक्सल प्रभावित एरिया है, विकास बहुत कम है, लेकिन 3-4 सरकारी आवास बने थे, एक सर्किल ऑफिसर के लिए, एक एसडीएम के लिए, एक फॉरेस्ट के जो एसीएफ होते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए। ये 4 ही सरकारी मकान वहाँ दुद्धी कस्बे में थे। उसी में एक में केएनडी द्विवेदी साहब मेरे पहले एसपी थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई आप हेडक्वार्टर पर रह के सर्किल नहीं देखेंगे, आपको वहीं रहना होगा। तो मैं दुद्धी, सोनभद्र हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज में है, रॉबर्ट्सगंज से करीब 70-80 किलोमीटर दूर है दुद्धी है, बिहार का बिल्कुल बॉर्डर है। कन्हर नदी थी, अब तो पुल बन गया, उस ज़माने में पुल नहीं था। कन्हर से आप क्रॉस करके जाएंगे तो
20-22 किलोमीटर पे बिहार का बॉर्डर लगता है। तो गए उसी मकान में हम और मेरी पत्नी, नई नई शादी हम लोगों की हुई थी। कुछ दिन तक शुरू मेरे पिताजी और माताजी भी रहे, लेकिन उसके बाद मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, वो लोग इलाहाबाद चले आए, हम लोग अकेले हो गए। उसी बीच में एक दिन कुछ आदिवासी महिलाएं, वहाँ आदिवासी महिलाएं ही हैं, बहुत छोटी सी मार्केट थी, अब तो खाली अब बड़ा एक्सपेंशन हुआ, बात ही 91 की है, 91 की। तो कुछ आदिवासी महिलाएं सब घूंघट किए हुए कुछ बच्चियों को लेके मेरे आवास पर पहुंचे। बहुत दिन पहले से, या यूँ कह लें मैं पहला पुलिस अधिकारी था जो हेडक्वार्टर यानी दिल्ली में रहने आया था उस सरकारी मकान में। तो वो ये समझ के कि घर पे होंगे 12, 13 या 15 महिलाएं, 2-3 बच्चियाँ आई। जो सिपाही होता है उनसे कहा कि साहब से मिलना है। तो उनका साहब तो कहीं दौरे पे गए हैं, बीजपुर गया हुआ था मैं उस समय, तो उनका दौरे पे गए हुए हैं। तो मेम साहब हैं, बात करोगे? अच्छा, बहुत कम लोग आते हैं, बड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है वहाँ की जी। तो उन्होंने कहा साहब मिलवा दीजिए। उन आदिवासी महिलाओं ने कहा कि कोई बात नहीं, मिलवा दीजिए। फिर वाइफ को उन्होंने बुलाया बाहर से, गेट पे ही पोर्टिको सा बना हुआ है, महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने कहा कि साहब यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, इनका एक भाई है, वो शराब पी के लड़कियों और महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार करता है और रोज़ शराब पीता है। वो 12-13 साल की एक बच्ची को सामने किया, जो बेचारी बहुत ब्लीडिंग सी हो रही थी, उसे 12 से ज़्यादा नहीं थी, और ये बताया कि साहब देखिए कल रात में शराब पी के इस बच्ची के साथ इसने ऐसा किया है। और फिर बताया कि साहब कोई मिल जाए, इसीलिए साहब से कहिएगा शाम को देखेंगे कि जब वो शराब के ठेके की तरफ जाता है या शाम का टाइम हो जाता है 8 बजे का उसका, वो शराब पी के निकलता है, तो हम लोग घरों में ताला बंद कर देते हैं बाहर से, कि ऐसा ना हो घुस के। अब साहब विधायक का भाई है तो क्या करेगा। भाई का नाम था देव किशन गौड़, और जो माननीय विधायक जी थे वो थे विजय सिंह गौड़। तो श्रीमती जी हमारी डर गई, उनकी भी, हम भी 27-28 साल के थे, 24-25 साल की भी थी, 6 महीने पहले की शादी थी। उन्होंने कहा ये तो साहब ही बता पाएंगे। पहले तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई मेरे शौहर यहाँ पे डिप्टी एसपी हैं और हमें पूछा जा रहा है, मतलब आदमी एलिवेटेड फील कर रहा है, नया परिवेश है, उनके यहाँ कोई पुलिस में नहीं था, तो उनको लगा कि ये तो बड़ी वक़्त है हमारी साहब, हमें भी लोग यहाँ पूछने आ रहे हैं। लेकिन वो डर गई, डरने के बाद भीतर चली गई और अपने आप को दरवाजे में अपने कमरे में भीतर से बंद कर लिया। बहुत डर गई, विचलित कर देने वाली बात, चूँकि उन्होंने अपनी आँखों से देखा इसलिए विचलित थी, और बहुत विचलित थी। फिर खैर 1-1.5 घंटे बाद मैं आया, आवाज़ लगाई, तो फॉलोअर था, उसने कहा साहब मैडम भीतर हैं, इन्होंने बंद कर रखा है भीतर से। मुझे भी थोड़ा अचरज सा हुआ, दरवाज़ा खटखटाया, बड़ी मुश्किल से खोला, रो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई हमको तो यहाँ से भेज दो, तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, तो बड़ा ख़राब इलाका है, और वहाँ बाहर अभी औरतें आई थीं कुछ, मैंने कहा है कि आपसे मिलें। मैंने फॉलोअर्स का देखो औरतें हैं भी क्या, तो एक वहाँ सरकारी आवास के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था, तालाब के किनारे किनारे महुए के पेड़ लगे हुए थे, एक पेड़ के नीचे वो सब अभी भी बैठी थी, वेट कर रही थी कि आएंगे। तो मैं वर्दी में ही था, फ़ौरन बाहर निकल के आया, उनको सबको बुलाया, बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद मेरा भी मन बहुत, मैं भी यूनिवर्सिटी से निकला था, ट्रेनिंग करके आया था, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो जाति सुन के मेरा भी खून खौलने लगा। मेरा ड्राइवर था, उसकी भी पहली ही पोस्टिंग थी, अब्दुल्ला नाम था, वो भी सुन रहा था मेरे साथ साथ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए। मैं फिर घर नहीं गया खाना खाने के लिए, सीधे थाने, पैदल के डिस्टेंस पे थाना था, दुद्दी थाना। दुद्दी में हमारे इंस्पेक्टर साहब थे उस समय के, लालता प्रसाद पांडे जी। मैंने उनसे कहा, महिलाएं भी पीछे पीछे गई हमारे, मैंने कहा इनके साथ ये हुआ है भाई, कम से कम FIR तो लिखिए। तो वही किताबों वाली बात मैंने की जो सिखाया गया था कि FIR क्यों नहीं हुई और अरेस्ट क्यों नहीं हुई। तो उनका साहब बैठिए, पानी पीजिए, 5-6 दिन बाद पोलिंग है,
ये सब पोलिंग के बाद हम लोग देख लेंगे। इलेक्शन चल रहे थे, हाँ, 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद पोलिंग थी। उसके बाद देख लेंगे साहब, ये आदिवासी इलाका है, शराब पीने के सभी यादें, ये सिर्फ शिकायतें आती रहती हैं, साहब कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हैं, आपको बहुत नौकरी करनी हुई। इस तरह कह के इंस्पेक्टर साहब ने हमें भरमाया। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है, इनका मुकदमा। अरे बोले साहब 10वें मुकदमे पहले के लिखे हुए, शराब पी के बहुत उधम करता है। तुमने कहा उधम करता होगा, लेकिन बच्ची की हालत देखो। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। और फिर जब बाहर निकले तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एसएसपी को बताऊंगा अपने, KND द्विवेदी को, साहब ये अंधेर है और इसमें मुकदमा भी नहीं लिखा गया है, ये बात ठीक नहीं है। तो खैर अब्दुल्ला साथ में था, उसने कहा साहब देखा तो मैंने भी है उसको, शाम को वो शराब पी के निकलता है वहाँ से घर जाने के लिए, तो उसको किसी दिन ले ही आते हैं, तब ये मुकदमा लिखेंगे। इंस्पेक्टर साहब ऐसे मुकदमा नहीं लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है। मुश्किल से 10 दिन हुए होंगे, भागा भागा रात में करीब 9 बजे के आसपास हुआ है। बोले साहब शराब पिए हुए है, 3-4 लड़के उसके साथ हैं और वो कन्हर नदी उसने अभी क्रॉस की। क्योंकि जब वो लौट के गया तो उसने सबसे बताया कि यार बताना, नए साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो पकड़ के ले आओ, हम गिरफ़्तार करेंगे उसे, फिर जेल भेजेंगे। तो जब वो मेस में खाना खा रहा था थाने की, तो वहीं किसी ने बताया कि भाई आधे 1 घंटे पहले वो पैदल निकला है और कन्हर की तरफ गया है। उसने कहा साहब कन्हर की तरफ गया है। और ये भी बताया कि भरुई वाली जो बंदूक होती है ना वहाँ जानवरों के लिए, जिसमें आगे से वो बारूद डाल के और हाँ जानवरों का, हाँ जानवरों को डराने के लिए या शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने लोग। आज भी उस इलाके में वो वाली बंदूक बहुत बड़ी संख्या में है, भरुई वाली। पुराने ज़माने में हो सकता है उस समय लाइसेंस न रहा हो उसका, लेकिन जंगली जानवरों से बचने के लिए और शिकार के लिए वो, उनका साहब उसके पास जो 3-4 लड़के हैं, कई बंदूकें हैं, वो इधर गए होंगे। फ़ोन वहाँ तो लैंडलाइन भी नहीं था दुद्धि में उस समय, आपको सिर्फ वायरलेस से आपका कम्युनिकेशन हो सकता था। फ़ोन करना है तो आपको पिपरी हिंडाल्को का जो पावर जो प्लांट है, एल्युमिनियम प्लांट, वहाँ जाना पड़ता था। तो खैर आके उसने बताया तो मैंने कहा मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैं पीछे वहाँ से गया। हम लोग विंडमगंज एक चौकी है वहाँ पर, वहाँ एक चौकी इंचार्ज था, हमारे ख्याल से SP यादव है ऐसे नाम था, बुज़ुर्ग आदमी था। उसको मैंने बताया कि इस तरफ ऐसे ऐसे आया है, बता रहे उसके साथ 3-4 बंदूकें भी हैं और वही करेगा भी, किसी लड़की को पा जाएगा उसके साथ दुष्कर्म करेगा ये। तो वो भी साथ हो लिया। फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया। ये बात सही है कि वहाँ से जब हम लोग जा रहे थे तो जानकारी ये मिल रही थी कि देवकृष्णा इधर गया है और 3-4 लोग हैं साथ में। बहरहाल 1 घंटे की मशक्क़त के बाद वो मिल गया। शराब के नशे में था। पुलिस को देखते ही बाकी सब तो भाग गए, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने कहा आगे बढ़ोगे तो गोली मार देंगे। आप समझ सकते हैं जिस आदमी को इतना नशा हो सत्ता का और वो किसी के साथ भी दुराचार कर रहा हो, सत्ता का नशा, दोनों चीज़, हाँ दोनों चीज़ों का, नशे का नशा और सत्ता का नशा। बहरहाल एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। इलेक्शन के हमारे ख्याल से 5-6 दिन पहले गोली लगी उसको। फिर सेट पे मैंने अपने SP को बताया, नाराज़ हुए मुझ पर कि यार इसको 4 दिन अवॉइड नहीं कर सकते थे, इलेक्शन है, तुमको क्या है, जिले का इलेक्शन तो मुझे देखना होगा। सोनभद्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी। बहरहाल अब जो होना था हो गया। और व्यापारियों ने अगले दिन, दुद्धि के सारे व्यापारियों ने, पब्लिक ने बड़ी भीड़ इकट्ठा की और पुलिस की बहुत वाहवाही की। उनका साहब हम लोग बहुत दुखी थे इसके अत्याचार से। और वो उस समय भी, वो सिटिंग विधायक था, उस समय भी लड़ रहा था वो। अच्छा, हाँ उस समय भी इलेक्शन में वो खड़ा हुआ था और जीता भी बाद में। हाँ, हालांकि उसके बाद कुछ टेक्निकल बातें हुई कि वो शायद ST की सीट है या SC की सीट है, या जिस बिरादरी के विजय सिंह गौड़ थे उसको SC या ST की कैटेगरी में नहीं माना गया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे कि उसके बाद वो नहीं लड़े। फिर वो जब क्लियर हुआ कोर्ट से तो अब फिर लड़ना शुरू किया। इस बार फिर पार्लियामेंट्री सीट में वो किसी पार्टी से उम्मीदवार है, विजय सिंह गौड़। अच्छा, अभी चल रहा है अभी उनका वो चल रहा है। लेकिन गोली लगने से घायल हुआ वो? हाँ, गोली लगने से घायल हुआ, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ब्रॉड डेड
बता दिया गया, हल्ला भी हुआ साहब की वो। लेकिन उस विधायक की भी बात मैं कहूँगा, भाई था उसका, लेकिन उसको भी पता था कि उसका भाई क्या कर रहा है इलाके में, तो कभी उसका प्रतिरोध उन्होंने नहीं किया था। भाई था, कैसे प्रतिरोध करते। लेकिन मरने के बाद भी उन्हीं के समाज के लोगों ने उन्हें घेरा कि बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके इलेक्शन में दिक्कत होगी। सब परेशान थे इससे। तो उन्होंने कभी इस सिलसिले में कोई दरख्वास्त और कोई जांच इत्यादि, इतने साल हो गए, 25 साल, विजय सिंह गौड़ ने भी कभी हाँ इस तरह की बात नहीं की। तो ये पहला वो मामला था जैसे आपको मतलब आत्मा को ज़रा सुकून मिला कि यार ये काम हमने अच्छा किया। हाँ, ये काम हमने अच्छा भले प्रेशर था, लेकिन ये काम मैंने किया जिससे मुझे जो है, मैंने ये सोच के नहीं कि साहब हम इनकाउंटर करने जा रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, उस समय इनकाउंटर के बारे में जो पुराने अधिकारियों के बारे में सुनते थे कि साहब फलां ने बीहड़ में फलां का इनकाउंटर कर दिया, इसके अलावा मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब हो गया, परिस्थितियां ऐसी थी कि हो ही गया वो। फिर उससे जैसे ये कहते हैं ना कि फिर उससे धड़क खुल गई, इनहिबिशन जो था या हिचक थी वो ख़त्म हुई। 90 का दौर था, अपराध अपने चरम पे था। वहाँ से मैं आया जौनपुर सीओ सिटी, अपराधियों का गढ़ था वो। वहाँ से आया तो आजमगढ़ और घोर अपराधियों का, तो सीओ सिटी जौनपुर, सीओ सिटी के बाद आजमगढ़। फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा तो साहब कुछ लोग ये हुआ कि पूरा पुराना सेटअप लखनऊ का पुलिस का बदला जाएगा, बाहर से कुछ अच्छे अफसर निकाले जाएंगे। हमको वहाँ सोनभद्र से आजमगढ़ से लखनऊ लाया गया। आते ही मैं यहाँ महानगर हुआ, सीओ महानगर हुआ, उसके बाद सीओ हज़रतगंज हो गया। उसी बीच में शिव प्रकाश शुक्ला ने 2-3 बहुत बड़ी हत्याएं लखनऊ में कर दी। एक तो दिलीप होटल में उसने फायरिंग की, एक आदमी वीरेन शाही को यहाँ दिन दहाड़े मारा। ये इसकी शुरुआत करें इससे पहले मतलब ये जानना चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला? हाँ भाई, लाइफ में इतना बड़ा आतंक तो उत्तर प्रदेश में तो कभी किसी भाई आप ये देखिए कि एक व्यक्ति के लिए देश में पहली बार एक यूनिट बनी